जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। मैं गोपाल लाठी स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड की क्लासेज में। और उत्तराखंड की क्लास में हम लोग पिछली क्लास जो लेकर चले हैं उत्तराखंड की लोक संस्कृति का टॉपिक स्टार्ट किया हमने। और लोक संस्कृति के टॉपिक में हम लोगों ने अभी वहां पर लोक चित्र स्टार्ट किए थे, जो चित्रकला है उत्तराखंड की उसे स्टार्ट किया है। उत्तराखंड की चित्रकला से संबंधित जो बातें हैं हम लोग प्राचीन चित्रकला के बारे में पढ़कर चले। और प्राचीन चित्रकला के बारे में जो हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने वहां पर कुछ शैल चित्र वगैरह पढ़े हैं। अभी उन शैल चित्रों से आगे लेकर हम लोग क्लास को चलते हैं अभी। और जो शैल चित्रों से आगे क्लास है हम लोग देखेंगे, उन्हीं को बढ़ाते हुए हमने प्राचीन काल के पढ़े हैं, तो आज मध्यकाल और आधुनिक काल को देखकर चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें तो 20 जनवरी से हमारा कोर्स जो उत्तराखंड के लिए भी और कनिष्ठ सहायक के जो एग्जाम है वीडियो वीपीडीओ है, लेखपाल या उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम आ रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पर कोर्स को लेकर आ चुके हैं आपके साथ में ऑनलाइन क्लास के लिए भी। तो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि आपकी हेल्प हो जाएगी वहां से, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, यदि कुछ जानकारी अलग से उसके लिए चाहिए तो आपको हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। कभी कांटेक्ट नंबर कॉल ना उठा पाए तो आप लोग मैसेज छोड़ देना, 8923317929। अगर जानकारी कोई भी कोर्स से रिलेट चाहिए आपको तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप लोग जरा। और हम लोगों ने जो क्लास ली थी लेकर चलते हैं आगे जरा। हम लोग लोक संस्कृति, उत्तराखंड की लोक संस्कृति हम लोग पढ़ रहे थे। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, और उत्तराखंड की लोक संस्कृति में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? तो टॉपिक का नाम था उत्तराखंड की चित्रकला। लोक संस्कृति में उत्तराखंड की चित्रकला हम लोग पढ़कर चल रहे थे। चित्रकला या चित्रशैली, उत्तराखंड चित्रशैली हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये टॉपिक था आपका उत्तराखंड चित्रशैली। उत्तराखंड चित्रशैली को दो भाग में हम लोग दिखा रहे थे। एक तो प्राचीन काल की चित्रशैली, जो उत्तराखंड की प्राचीन चित्रशैली दिखा रहे थे। प्राचीन काल में थी जो प्राचीन काल की चित्रशैली थी। और प्राचीन काल की चित्रशैली के साथ में हम लोग देख रहे थे यहाँ पर एक चित्रशैली का पाठ किया था, मध्यकाल की चित्रशैली। मध्यकाल और आधुनिक काल दोनों को एक साथ देखेंगे। मध्य व आधुनिक काल ये हमने पीछे कर लिया था। अभी इसी में आज हम लोग देखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल की चित्रशैली आज हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक काल की चित्रशैली तो पिछली क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे प्राचीन काल की चित्रशैली, ये हम लोग कर चुके। आज इस पर काम करते हैं हम लोग। उत्तराखंड की चित्रशैली में मध्य व आधुनिक काल की चित्रशैली हम लोग लेकर चल रहे हैं। चलिए आते हैं जरा। उत्तराखंड, उत्तराखंड के मध्य व आधुनिक काल, मध्य व आधुनिक काल, आधुनिक काल की चित्रशैली हम लोग इसकी बात करेंगे जरा। चित्रशैली, मध्य व आधुनिक काल की चित्रशैली। जो मध्य व आधुनिक काल की चित्रशैली की बात करें उत्तराखंड में, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जरा जम्मू से लेकर। हम लोग कहेंगे जम्मू से अगर लेकर चले तो जम्मू से इसे पढ़कर चलेंगे हम लोग। उत्तराखंड की चित्रशैली को जम्मू से पढ़ेंगे। और कहां तक पढ़ेंगे हम लोग? जम्मू से गढ़वाल तक। जम्मू से गढ़वाल तक हम लोग पढ़ेंगे इसे, उत्तराखंड की चित्रशैली को, जम्मू से गढ़वाल तक। और ये जो जम्मू से गढ़वाल तक उत्तराखंड की चित्रशैली है, ये कब से कब तक पढ़ेंगे? 16वीं से 19वीं शताब्दी तक या 19वीं सदी तक। 19वीं सदी तक जो मध्य व आधुनिक काल की चित्रशैली है उत्तराखंड में हम लोग जान लेंगे। इस समय जम्मू से लेकर गढ़वाल तक की चित्रशैली जो विकसित हुई है, जम्मू से गढ़वाल तक की चित्रशैली को अगर देखकर चले, वो 16वीं से 19वीं शताब्दी तक विकसित हुई है। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक जो विकसित हुई है उसका नाम पड़ा है पहाड़ी चित्रशैली। पहाड़ी चित्रशैली, पहाड़ी चित्रशैली उसका नाम रखा गया। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक जो चित्रशैली विकसित हुई उसे पहाड़ी चित्रशैली नाम दिया गया। और ये जो पहाड़ी चित्रशैली है, इसी का अगर प्राचीन नाम पढ़े हम लोग तो प्राचीन नाम इसका क्या मिला? तो प्राचीन नाम मिला है कांगड़ा कलम। कांगड़ा कलम, कांगड़ा कलम चित्रशैली। कांगड़ा कलम चित्रशैली इसका प्राचीन नाम मिला। कांगड़ा कलम चित्रशैली जो हम लोग इसका प्राचीन नाम पढ़ेंगे। कांगड़ा कलम चित्रशैली को देखकर चले हम लोग। जो कांगड़ा कलम चित्रशैली है यहाँ पर,
एक कांगड़ा का राजा हुआ है, उसका नाम था, हम लोग देखें, कांगड़ा कलम चित्रशाली। कांगड़ा कलम चित्रशाली का जो विकास अगर देखकर चलेंगे, हम लोग कहेंगे ये जो विकसित हुई है, हम लोग कहेंगे ये जो विकसित हुई है कांगड़ा कलम चित्रशाली, ये अत्यधिक विकसित जो हुई है, हमने कहा कांगड़ा के राजा, कांगड़ा के राजा, कांगड़ा के राजा संसार चंद के काल में, संसार चंद, संसार चंद के काल में, संसार चंद के काल में अधिक विकसित हुई है। इस कारण से राजा संचार चंद, ये जो संसार चंद है, इसके काल को हम लोग चित्रकला का स्वर्णिम काल बोलेंगे, कांगड़ा में उस समय के काल को हमने कहा चित्रकला का स्वर्णिम काल, चित्रकला का, चित्रकला का स्वर्णिम काल, चित्रकला का स्वर्ण काल कहेंगे हम लोग किसके काल को, कांगड़ा के राजा, हम लोग कहेंगे संसार चंद के काल को। हमने अभी तक क्या समझा, हमने समझा कि उत्तराखंड की मध्य और आधुनिक काल की जो चित्र शैली है, उसे कहां से कहां तक देखेंगे चित्रों को हम लोग, तो उसके चित्र देखेंगे जम्मू से लेकर गढ़वाल तक के चित्र, और जम्मू से लेकर गढ़वाल तक के चित्र कब फले फूले या कब विकसित हुए, तो वे विकसित हुए 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक। 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक जो चित्र शैली आई, उसका नाम पड़ा पहाड़ी चित्र शैली। और जो पहाड़ी चित्रशैली आप लोग देखोगे, उसी का प्राचीन नाम पढ़ते हैं तो कांगड़ा कलम चित्रशैली उसका नाम मिला था। कांगड़ा कलम चित्रशैली जो हम लोग देखते हैं किसके काल में ज्यादा फली फूली है या विकसित हुई है, तो कांगड़ा के राजा संसार चंद के काल में फली फूली है, कांगड़ा के राजा संसार चंद के काल में। और कांगड़ा के राजा संसार चंद के काल में जो फली फूली है, इस कारण से हम लोग कहेंगे चित्रकला का स्वर्णिम काल या स्वर्ण काल, किसके काल को, कांगड़ा के राजा संसार चंद के काल को हम लोग देखकर चलेंगे। इसी के साथ में हम लोग देखते हैं जरा कांगड़ा के राजा संसार चंद के काल के साथ में आगे देखते हैं हम लोग। ये जो पहाड़ी चित्रशैली हम लोग पढ़ रहे हैं, पहाड़ी चित्रशैली की जो शाखाएं हैं वे 3 शाखाओं में देखने को मिली। हम लोग जाने यहाँ पर पहाड़ी चित्रशैली, पहाड़ी चित्रशैली अगर हम लोग देखकर चले, तो पहाड़ी चित्रशैली की कितनी धाराएं या शाखा है, पहाड़ी चित्रशैली की 3 शाखाएं हम लोग जान लेंगे। 3 शाखाएं, 3 जो शाखा या धाराएं हम लोग देखेंगे, 3 शाखा या धाराएं हम लोग जानेंगे। पहाड़ी चित्रशैली की 3 शाखा या धाराएं हैं, वे 3 शाखा या धाराएं कौन सी है। नंबर 1, एक नाम मिला हमें, उसका नाम है बसोहली, एक नाम मिला है उसका नाम है बसोहली, बसोहली चित्रशैली, एक नाम मिला बसोहली चित्रशैली, बसोहली चित्रशैली। और दूसरा नाम मिला हमें, यहां पर देखते हैं, कांगड़ा चित्रशैली, कांगड़ा चित्रशैली, कांगड़ा चित्रशैली दूसरा नाम। तीसरा नाम मिला हमें गढ़वाल, गढ़वाल चित्रशैली, तीसरा नाम ये मिला हमें। जो बसोहली चित्रशैली है, हम लोग देखें ये जम्मू कश्मीर के आसपास की जो चित्रशैली, और कांगड़ा देखते हैं हिमाचल प्रदेश के आसपास की चित्रशैली, और गढ़वाल देखते हैं उत्तराखंड के आसपास की चित्रशैली। जो हम लोग देखकर चलते हैं यहाँ पर गढ़वाल में उत्तराखंड के जो चित्रशैली है, वो पहाड़ी चित्रशैली की ही एक शाखा है। हम लोग देखें, इसका मतलब ये जो मिली है यहाँ पर, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि गढ़वाल चित्रशैली उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की ये चित्रशैली किसकी शाखा है, तो हम लोग कहेंगे पहाड़ी चित्रशैली की शाखा है। पॉइंट हम लोग निकाल रहे, पहाड़ी चित्रशैली की शाखा है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा भी है पहाड़ी चित्रशैली। तो पहाड़ी चित्रशैली का रूप है क्या है यहाँ पर जी, तो हम लोग पढ़ रहे गढ़वाल चित्रशैली, गढ़वाल चित्रशैली को पढ़ेंगे हम लोग, पहाड़ी चित्रशैली का रूप देखकर चलेंगे। पहाड़ी चित्रशैली का रूप पढ़ेंगे हम लोग गढ़वाल चित्रशैली को। जो गढ़वाल चित्रशैली है, इसका विकास कैसे हुआ, तो इसका एक प्रश्न सबसे पहले तो ये बना दें हम लोग कि जो पहाड़ी चित्रशैली है उसकी कितनी धारा या शाखाएं हैं, 3 है, उनमें एक बसोहली है और एक आपका कांगड़ा है, और एक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उसका नाम है गढ़वाल चित्रशैली। और जो ये गढ़वाल चित्रशैली है, ये किसकी शाखा बता रहे हैं हम लोग, पहाड़ी चित्रशैली की शाखा। अब देखते हैं हमारे यहाँ पर गढ़वाल चित्रशैली का विकास कैसे हुआ, कैसे फली फूली है हमारे यहाँ पर गढ़वाल चित्रशैली, और क्या प्रश्न पेपर के लिए बनते हैं। तो अभी तक हमने चीजों को जो पढ़ा है, जम्मू से लेकर गढ़वाल चित्रशैली हम लोग देखें, जम्मू से लेकर गढ़वाल तक जो चित्रशैली फैली है उसे कहा हमने यहाँ पर पहाड़ी चित्रशैली, और पहाड़ी चित्रशैली का विकास हुआ है 16वीं से 19वीं सदी तक, मध्य और आधुनिक काल में।
और देखते पहाड़ी चित्रशैली के विषय में उसका प्राचीन नाम देखा तो कांगड़ा कलम अधिक फली फूली संसार चंद के काल में। नेक्स्ट आगे देखो जरा, हमने जाना उसकी 3 शाखाएं बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाल। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर गढ़वाल चित्रशैली के रूप में ही कि गढ़वाल चित्रशैली का विकास मध्यकाल में हम लोग कैसे पढ़कर चलेंगे कि गढ़वाल चित्रशैली बनी इस प्रकार। आइए, एक समय की बात है जब उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में चंद्रवंश चल रहा था और गढ़वाल क्षेत्र में पंवार वंश का राज चल रहा था। जब चंद्रवंश का राज चल रहा था और पंवार वंश का राज चल रहा था तो उस समय हम लोग देखते कौन कौन से वंश में चित्रकारों का अधिक यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो विकास हुआ है। तो हम लोग कहेंगे पंवार वंश का विकास अधिक हुआ। पंवार वंश के जो राजा थे वे गढ़वाल में थे और चंद्रवंश के जो राजा थे वे कुमाऊं में थे। हम लोग देखेंगे पंवार वंश के राजाओं के संरक्षण में चित्रकला की ये शैली जो है गढ़वाल बहुत ज्यादा फली फूली। उसका कारण भी है, कारण हम लोग समझेंगे कि कारण क्या है। आप लोग एक छोटी सी बात हमारी समझना, आप लोग औरंगजेब का नाम जानते हो, औरंगजेब का नाम जानते हो, दारा सिकोह का भी नाम जानते हो। दारा सिकोह औरंगजेब का भाई है, औरंगजेब का भाई है। एक भाई उनका मुराद भी है, वहां पर हम लोग जब पढ़ेंगे तो दारा सिकोह भी है। इसी के साथ में दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह है। जो नाम हम बता रहे हैं आप लोग केवल सुनो उन्हें, जो प्रश्न पेपर में बनेंगे उनके हम लोग नोट करेंगे। अभी जरा आप लोग सुने जरा, हमने कहा दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह है और दारा सिकोह का भाई है औरंगजेब। औरंगजेब हम लोग देखेंगे गद्दी के लिए अपने भाई के साथ लड़ाई कर रहा है, गद्दी के लिए अपने भाई के साथ लड़ाई कर रहा है, मतलब उत्तराधिकारी बनना चाह रहा है गद्दी का। कौन? औरंगजेब। तो हम लोग कहेंगे उत्तराधिकार का युद्ध कर रहा है कौन? औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा सिकोह के साथ। और युद्ध के दौरान हम लोग कहते हैं कि दारा सिकोह पराजित हो जाता है, दारा सिकोह की हत्या भी हो जाती है। तो बाद में हम लोग देखते हैं जब दारा सिकोह हम लोग देखते हैं पराजित हो गया, तो दारा सिकोह के पराजित होने पर देखेंगे औरंगजेब विजय हो गया, तो सत्ता चली जाएगी किसके हाथ में जी? औरंगजेब के। दारा सिकोह का एक बेटा है सुलेमान सिकोह। औरंगजेब को यह डर है कि अगर हम लोग देखकर चले सुलेमान सिकोह बचा रहा तो हो सकता है कुछ समय बाद में वो सेना को इकट्ठी करे, और औरंगजेब को डर था ये सेना को इकट्ठी करके सुलेमान सिकोह तुम पर आक्रमण कर दे और तुम्हारा राजपाट छीन जाए। कल के दिन वो भी तुम्हारे साथ में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई करने लगे। यहाँ पर औरंगजेब को ये डर था। तो औरंगजेब देखते हैं यहाँ पर दारा सिकोह की, हम लोग देखेंगे दारा सिकोह की पराजय के बाद सुलेमान सिकोह को पकड़ना चाहता है और सुलेमान सिकोह भाग जाता है दरबार से। दरबार से भाग करके सुलेमान सिकोह उत्तराखंड में आता है। दिल्ली दरबार से भागता है सुलेमान सिकोह और दिल्ली दरबार से भाग करके सुलेमान सिकोह उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड में कहां जाएगा और कब आएगा, कब आएगा, ये प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं। और किसके यहाँ पर रहेगा, किसने उसकी जान बचाई, किसने उसे संरक्षण दिया, हम लोग कहेंगे ये प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका। तो हम लोग मध्यकाल में पढ़ने जा रहे हैं सुलेमान सिकोह को। अब जरा आइए, जरा हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे। 1658 में, ये ईयर कई बार आ चुका है। 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में दारा सिकोह का बेटा, दारा सिकोह, दारा सिकोह का पुत्र, दारा सिकोह का पुत्र, दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह, सुलेमान सिकोह, सुलेमान सिकोह, दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह, सॉरी सुलेमान सिकोह, दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह उत्तराखंड। सुलेमान सिकोह औरंगजेब के भय से, औरंगजेब, औरंगजेब के भय से, औरंगजेब के भय से उत्तराखंड में भागकर, उत्तराखंड में भागकर शरण लेता है, उत्तराखंड में भागकर शरण लेता है। अब एक बात बन रही है यहां पर, ध्यान देना जरा। उत्तराखंड में आता है भागकर, कहां से? दिल्ली से। 1658 में आता है। एक तो ईयर ये पकड़ कर रखना हमें। दारा सिकोह का बेटा है, उसका नाम क्या है? सुलेमान सिकोह, एक याद रखना हमें। दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह उत्तराखंड में भागकर शरण लेता है। उत्तराखंड में भागकर जब शरण लेता है ये, तो दो जगह जाता है ये। हमने कहा जब शरण ले रहा तो उत्तराखंड में तो कुमाऊं भी है, उत्तराखंड में कुमाऊं भी है और उत्तराखंड में गढ़वाल भी है, उत्तराखंड में गढ़वाल भी है। और कुमाऊं में रह रहे जी चंदवंश, चंद लोग, और गढ़वाल में रह रहे पंवार वंश, गढ़वाल में पंवार वंश चल रहा है जी। गढ़वाल में इस समय हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में जो भागकर आ रहा है ये, इस समय हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में चंदवंश का जो राजा है, चंदवंश का राजा है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद हम लोग देखेंगे
बाज बहादुर चंद, ये उत्तराखंड में कुमाऊं का राजा। और इस समय गढ़वाल का जो राजा है उसका नाम है पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह ये गढ़वाल का राजा इस समय, ये गढ़वाल का राजा। सबसे पहले ये सुलेमान सिको जो भागकर जाता है कुमाऊं के राजा चंद्रवंश के पास जाता है, बाज बहादुर चंद के पास। और बाज बहादुर चंद इसे शरण, हम लोग कहेंगे बाज बहादुर चंद इसे शरण नहीं देता है औरंगजेब के डर के कारण, कि अगर तुमने इसे शरण दे दी तो औरंगजेब तुम्हारे साम्राज्य पर आक्रमण करेगा। बाज बहादुर चंद सुलेमान सिको को शरण नहीं देता है। ये इसे रास्ता दिखाता है फिर गढ़वाल की ओर का, कि गढ़वाल के राजा के पास जाओ, तुम्हारी रक्षा में ही कर सकते हैं। तो सुलेमान सिको बाज बहादुर चंद के यहां से निकल करके गढ़वाल की ओर को अपनी गाड़ी पकड़ता है और गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह के पास पहुंच जाता है। और पृथ्वीपति शाह हम लोग देखेंगे, पृथ्वीपति शाह शरण देता है यहां पर किसे, हम लोग पढ़कर चलेंगे, शरण देता है यहां पर सुलेमान सिको को, पृथ्वीपति शाह। तो हम लोग कहेंगे पृथ्वीपति शाह सुलेमान सिको को शरण देता है। और राजधानी क्या है इस समय पृथ्वीपति शाह की, तो हम लोग देखेंगे पृथ्वीपति शाह की राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर जो गढ़वाल में हम लोग कहेंगे श्रीनगर गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल इनकी राजधानी है। तो इसे शरण मिलती है श्रीनगर गढ़वाल में। कुमाऊं में राजधानी में, कुमाऊं की राजधानी में इसे वहां पर शरण नहीं मिलती है, गढ़वाल की राजधानी में इसे शरण मिलती है। यहाँ पर कुमाऊं की राजधानी हम लोग देखेंगे चंदों की जो चल रहे हैं यहाँ पर बाज बहादुर चंद वगैरह, ये अल्मोड़ा पहले इनकी चंपावत राजधानी रही, फिर अल्मोड़ा में भी राजधानी बनाते हैं कुमाऊं वाले। तो शरण कहां मिलती है, गढ़वाल में। पहला पॉइंट तो ये पकड़ना है हमें। कब आया, 1658 में। दूसरा पॉइंट, जब सुलेमान सिको आ रहा है, ऐसा तो नहीं है सुलेमान सिको ने अपना बैग पैक किया और अकेला आ गया। सुलेमान सिको, सुलेमान सिको हम लोग देखेंगे यहां पर जरा। सुलेमान सिको जब आ रहा था 10-20 लोगों को साथ में लेकर आया, सुरक्षा भी होती रहेगी, और जो उसके प्रिय मित्र थे वे भी उसके साथ में आ गए। सुलेमान सिको, तो सुलेमान सिको के साथ अगर देखकर चले, सुलेमान सिको के साथ और कौन आए, सुलेमान सिको के साथ अगर हम लोग बात करें, इसके साथ और कौन आते हैं यहां पर, तो एक हम लोग नाम लेंगे तुअर श्यामदास, जो प्रसिद्ध नाम है उसका नाम बता रहे, तुअर श्यामदास। तुअर श्यामदास, तुअर श्यामदास आए। और जो तुअर श्यामदास है, तुअर श्यामदास का एक पुत्र है और इसके पुत्र का नाम है हरदास। तुअर श्यामदास और हरदास ये दोनों आए। और दोनों क्या है जी, हमने कहा चित्रकार है। दोनों क्या है जी, चित्रकार है, चित्रकारी करते हैं। ये दोनों चित्रकार भी सुलेमान सिको के साथ आते हैं और कहां शरण लेते हैं, राजधानी श्रीनगर में शरण लेते हैं। अगर इन दोनों का पैसा बताएं तो हम लोग कहेंगे स्वर्णकार जाति से है। स्वर्णकार, स्वर्णकार जो मतलब एक प्रकार से सुनार, सुनार का काम देखते हैं और शौक है इन्हें चित्रकारी का। ये जाति भी याद रखना, ये भी पूछता है स्वर्णकार या सुनार से है। हमने कहा जो पेशा इनका सुनार है और चित्रकारी करते हैं, ये भी सुलेमान सिको के साथ में गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में आ जाते हैं। बाद में, कुछ समय बाद में, औरंगजेब तो सुलेमान सिको के पीछे पड़ा हुआ है। सुलेमान सिको को किसी भी तरीके से हम लोग देखते हैं कैद करके औरंगजेब दिल्ली में ले आता है। औरंगजेब चला गया और तुअर श्यामदास और हरदास यहीं पर रह गए। तुअर श्यामदास और हरदास यहीं पर रह गए। तो यहां पर ये रह गए तो यहां पर क्या पद इन्हें मिलेगा, तो हम लोग देखेंगे सुलेमान सिको को पकड़ करके दिल्ली ले गया औरंगजेब, लेकिन यहां पर कौन रहे, तुअर श्यामदास और उसका बेटा हरदास। तो एक प्रकार से हम लोग जानेंगे गढ़वाल, गढ़वाल के चित्रकार, गढ़वाल के जो चित्रकार है उनमें हम लोग देखेंगे, गढ़वाल के चित्रकारों में एक सबसे पहले जो नाम हमें देखने को मिला यहां पर चित्रकारी जो कर रहे हैं उसका नाम हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जी तुअर श्यामदास। तुअर कहे, अगर तुअर ऑप्शन में नहीं आता है तो तोमर मिलेगा, तोमर मिलेगा। तो तुअर श्यामदास, तोमर श्यामदास भी कह सकते हैं हम लोग। और इनका एक पुत्र मिला है, उसका नाम क्या पढ़ेंगे, हरदास। हरदास, हरदास, हरदास का भी एक पुत्र हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है हीरालाल। हरदास का पुत्र हीरालाल। ये गढ़वाल में रहे, इनका वंश चल चुका है जी गढ़वाल में। पहले तुअर श्यामदास हरदास आए थे, उनका बेटा हम लोग देखकर चलेंगे फिर कौन है, हीरालाल यहां पर। और हीरालाल के साथ में देखेंगे यहां पर जी फिर मंगत राम, मंगत राम, मंगत राम यहां पर चित्रकारी करेंगे। और मंगत राम के बाद कौन करेंगे, मोलाराम, परसी चित्रकार, मोलाराम, परसी चित्रकार है गढ़वाल में मोलाराम। मोलाराम के साथ में हम लोग देखेंगे यहां पर जरा, जो मोलाराम के बाद में देखेंगे तो देखेंगे यहां पर शिवराम भी मिलेंगे,
तेजराम भी मिलेंगे, अजबराम भी मिलेंगे, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जरा आत्माराम भी मिलेंगे, जो इनके चित्रकारों में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मोलाराम तक देख रहे पहले। तो तुंवर श्यामदास और हरदास यहाँ पर आए थे और दोनों चित्रकार थे। इनके बाद में हीरालाल आया। हीरालाल एक ऐसा व्यक्ति है, हम लोग कहेंगे हीरालाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके काल में चित्रकला का अधिक विकास हुआ। और अधिक विकास किसके काल में पड़ रहे? हीरालाल के। इस कारण से कहेंगे गढ़वाल चित्रशैली का सूत्रपात करता या जनक। गढ़वाल चित्रशैली, गढ़वाल चित्रशैली, गढ़वाल चित्रशैली का जनक, गढ़वाल चित्रशैली का जनक कहे या सूत्रपात करता कहे, हम लोग किसे पढ़ेंगे? हीरालाल को। मंगतराम का बेटा मोलाराम हुआ है। मोलाराम के विषय में अगर जानेंगे, गढ़वाल चित्रशैली का महान चित्रकार। गढ़वाल चित्रशैली, गढ़वाल चित्रशैली, गढ़वाल चित्रशैली का महान चित्रकार, सबसे महान चित्रकार यही हुआ है। महान चित्रकार मोलाराम को जानेंगे। महान चित्रकार, गढ़वाल चित्रशैली का महान चित्रकार मोलाराम हुआ है। मोलाराम अगर चित्रशाला कहेंगे, इसने अपनी चित्रशाला बना रखी थी श्रीनगर गढ़वाल में। मोलाराम चित्रशाला, जहां पर यह बैठ करके अपने चित्र करता था, वहां पर चित्रकारी करता था। तो एक प्रश्न बनेगा, जीवन के अंतिम समय में इन्होंने किस चित्रशाला में चित्रण किया? तो हम लोग यहां पर जाने मोलाराम चित्रशाला। मोलाराम चित्रशाला कहां पर है? पॉइंट लेकर चलेंगे, मोलाराम चित्रशाला। तो मोलाराम चित्रशाला देखेंगे हम लोग कहां पर? श्रीनगर। मोलाराम चित्रशाला कहां पढ़ेंगे हम लोग? श्रीनगर गढ़वाल। मोलाराम चित्रशाला को देखकर चलेंगे, श्रीनगर गढ़वाल में मोलाराम चित्रशाला। साथ में हम लोग देखकर चलेंगे जो मोलाराम हुआ है, गढ़वाल चित्रशैली का महान चित्रकार हुआ है जो गढ़वाल चित्रशैली में मोलाराम, ये हम लोग देखकर चलेंगे चार राजाओं के दरबार, पंवार वंश के, हमने कहा पंवार वंश के, पंवार वंश के, पंवार वंश के चार राजाओं, चार राजाओं के दरबार में रहा, के दरबार, पंवार वंश के चार राजाओं के दरबार में रहा, दरबार में रहा। अब वे चार राजा कौन से होंगे? हमने कहा चार राजा कौन से होंगे, ये भी प्रश्न आता है कि किन किन राजाओं के दरबार में रहा है। तो हम लोग चार राजा के नाम यहीं पर बता रहे हैं आपको। प्रदीप शाह, प्रदीप शाह पंवार वंश का एक राजा। ललित शाह, ललित शाह, ललित शाह पंवार वंश का एक राजा। जयकृत शाह, जयकृत शाह पंवार वंश का एक राजा, बाद में देवप्रयाग में जाकर आत्महत्या कर लेगा परेशान होकर अपने भाइयों से। और एक है प्रदुमन शाह, प्रदुमन शाह, प्रदुमन शाह एक ये राजा है। जो मोलाराम हुआ है पंवार वंश के चार राजाओं के दरबार में रहा, लेकिन कितने राजाओं के काल को देख चुका था? हम लोग कहेंगे पांच राजाओं के काल को देखा। तो पांचवें राजा के दरबार में क्यों नहीं रहा है? हम लोग उसे भी जाने, पांचवें राजा के दरबार में क्यों नहीं रहा और किसके काल को देख चुका, हम लोग देखें। हमने कहा चार राजाओं के दरबार में रहा। पंवार वंश में हम लोग जान लेंगे, पंवार वंश में, पंवार वंश में पांच राजाओं, पांच राजाओं का काल देखा, पांच राजाओं का काल देखा। तो पांच राजाओं के काल को देख चुका और चार राजाओं के दरबार में रहा। पांचवा राजा कौन था जिसके काल को देखा? सुदर्शन शाह। और सुदर्शन शाह के दरबार में क्यों नहीं गया? तो सुदर्शन शाह के साथ में इसकी बात बिगड़ गई थी। कारण क्या था? हमने कहा कि सुदर्शन शाह के पिताजी का नाम था प्रदुमन शाह और सुदर्शन शाह के चाचा का नाम था पराक्रम शाह। हम लोग देखेंगे पराक्रम शाह सुदर्शन शाह के चाचा, जो नेपाल चले गए थे, गोरखे ले गए थे पकड़कर। सॉरी, नेपाल की बात बाद में करेंगे हम लोग केवल यहां पर देखेंगे गोरखे जो लेकर जाएंगे वो बात बात की है हमारी। हम लोग देखेंगे वो बाद का काल आएगा उसका ना, वहां से प्रश्न नहीं लेना आपको। हम लोग कहेंगे जो सुदर्शन शाह के चाचा है, सुदर्शन शाह के चाचा का नाम यहां पर जानेंगे पराक्रम शाह। पराक्रम शाह हम लोग देखकर चलेंगे जो मोलाराम की गणिका है, गणिका कहते हैं यहां पर हम लोग पत्नी को। मोलाराम की जो पत्नी है उसका अपहरण कर ले जाता है पराक्रम शाह, जो हम लोग पढ़कर चल रहे सुदर्शन शाह का चाचा है। सुदर्शन शाह का चाचा पराक्रम शाह मोलाराम की पत्नी का अपहरण कर ले जाता है और अपहरण कर ले जाता है, जिस कारण से मोलाराम की बात बिगड़ जाती है। और मोलाराम क्या करता है कि प्रदुमन शाह जो राजा है, पराक्रम शाह का भाई है प्रदुमन शाह, उनके यहां पर शिकायत भी करता है पराक्रम शाह की। लेकिन प्रदुमन शाह
अपने भाई को दंडित नहीं करता है और उसकी शिकायत जो आती है यहाँ पर, उस शिकायत पर कोई अमल नहीं करता है मोलाराम की। मोलाराम की शिकायत पर कोई अमल नहीं करता है, तो मोलाराम की गणिका या पत्नी का अपहरण कर ले गया है और मोलाराम की शिकायत भी नहीं लिख रहे वहां पर प्रद्युमन शाह। इस कारण से जो प्रद्युमन शाह है, इसका बेटा जो सुदर्शन शाह आएगा, उसके दरबार में नहीं रहेगा। और देखेंगे यहाँ पर अपने अंतिम समय तक अपनी चित्रशाला में रहेगा। कौन यहाँ पर जी? अब हम लोग कहेंगे मोलाराम। मोलाराम अपने अंतिम समय तक यहीं पर रहेगा। इतना स्वाभिमानी है। टिहरी का एक राजा फिर बाद में, उसका नाम आता है प्रीतम शाह। प्रीतम शाह ने चित्रकला सीखने की जिद की और मोलाराम को कहा वहां पर आने के लिए टिहरी में, तो टिहरी में नहीं गया। जो मोलाराम है, कुंवर प्रीतम शाह फिर टिहरी से श्रीनगर चित्रकला सीखने के लिए जाते थे उसकी चित्रशाला में। हमने कहा जो मोलाराम की चित्रशाला में, क्योंकि आप लोग जानते हैं टिहरी के राजा जो सुदर्शन शाह है, सुदर्शन शाह हम लोग देखकर चलेंगे, उसी के चाचा ने, सुदर्शन शाह के चाचा ने इनकी पत्नी का अपहरण किया था। इस कारण से टिहरी में नहीं गए वहां पर, दोबारा से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग कह रहे कुंवर प्रीतम शाह, कुंवर प्रीतम शाह, कुंवर प्रीतम शाह जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कुंवर प्रीतम शाह टिहरी से श्रीनगर, टिहरी से श्रीनगर चित्रकला सीखने आते थे। प्रश्न बनता है वो कौन सा टिहरी का राजकुमार था जो चित्रकला सीखने के ले आता था श्रीनगर में, चित्रकला सीखने आते थे, चित्रकला सीखने आते थे। हमें ध्यान देना, चित्रकला सीखने आते थे। टिहरी का वो कौन सा राजा है जो चित्रकला सीखने आता था? पंवार वंश में 5 राजाओं का काल देखा है, हम लोग इसे जानकर चल रहे थे यहाँ पर। इसी के साथ में हम लोगों ने जाना हीरालाल। हीरालाल के काल में अत्यधिक विकास हुआ है चित्रशैली का, इस कारण से उसे जनक कहेंगे। लेकिन महान चित्रकार जो देखने को मिला है मोलाराम। ये जो नाम पढ़ रहे तोर श्यामदास, हरदास, हीरालाल, मंगतराम, मोलाराम, यहां तक गढ़वाल चित्रशैली का अच्छा खासा विकास हुआ।